हेलो स्टूडेंट्स, वी गोना डिस्कस टुडे सीए इंटर के लिए जनवरी 2025 का लॉ का पेपर में से केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू एंड इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। देखिए, इस पेपर में भी आईसीआई ने एक चीज ये मतलब इससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी हमें दिख रहा था कि इंडिपेंडेंट एमसीक्यू तो सिर्फ 2 डाले, बाकी सारे के सारे क्या डाले, केस सिनारियो। तो जिससे आपके ऊपर एक प्रेशर एक एक्स्ट्रा क्या होता है, क्रिएट होता है। नंबर 2 ये रहा, एक जो केस सिनारियो है वो सचमुच धुआं निकालने वाला है, जिसे कहते हैं रियल में। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला केस सिनारियो कंपनीज एक्ट के ऊपर है और 3 सेक्शनों के ऊपर है। क्या है सेक्शन, वो भी मैंने लिख के दिया। 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, 19 में आप होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बारे में जानते हो कि सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती, और 51 आप जानते हो कि डिविडेंड होगा ऑन पेड अप वैल्यू। तो आइए देखते हैं। एनसीएल एक अनलिस्टेड कंपनी है, 2017 में बनी है और काम है ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल, पोर्टेबल, वॉशिंग मशीन वगैरह, काफी इनके ब्रांड्स हैं, राइट। एनसीएल इज ए फैमिली ओन्ड कंपनी, क्योंकि अनलिस्टेड तो लिखा ही हुआ है। तो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है और कंपनी हैज इट्स मार्केटिंग ऑफिस इन ऑल द मेजर सिटीज इंक्लूडिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल द मेंबर्स, as was the usual practice, were kept informed from time to time regarding all important matters and issues relating to company without fail by the CFO cum CS Nirad। पहला पैरा कुछ नहीं है, इंट्रो है, राइट। तो दैट मीन्स अगले पैरे पे हमें पक्का प्रश्न मिलेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट पे आ रहा है, कहता है काफी साल पास हो गए, धंधा काफी बढ़िया बढ़ रहा है और कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है। इसके लिए कंपनी को 25 करोड़ चाहिए और काफी ऑप्शंस आप फाइनेंसिंग देख रहे हो। उनमें से एक ऑप्शन है कि हम ऑफर या इनविटेशन देंगे, इक्विटी इश्यू करेंगे थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। बोर्ड ने सिलेक्ट किए हैं कितने लोग, 50। वैसे भी आप जानते हो टोटल जो लिमिट है कितने की है, 200 लोगों की लिमिट आती है, 50 आप देख रहे हो। और इसी सेक्शन में हम पढ़ते हैं 42 में क्या पास करना होता है, ऐसा, वो भी पास कर दिया। और कहता जो भी एप्लीकेबल लॉस का था कंप्लायंस किया गया। कहता पैसा एप्लीकेशन पे आया और हमने कहा रखा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना भी पड़ता है जब तक आप अलॉट ना कर दो, और टाइम होता है 42 में 60 दिन। तो यही कह रहा है कि क्या हुआ, कंपनी अलॉट नहीं कर पाई कितने दिन में, 60 दिन में, जो कि करना भी होता है। और इसलिए क्या हो गया, उसका कैंसिलेशन हो गया। और लेटर ऑन कंपनी ने ऑप्ट किया कि हम फाइनेंसिंग कहां से कर लें, बैंक लोन से। तो पक्का इसके ऊपर अपने को क्या मिल जाएगा, प्रश्न मिलना ही चाहिए। सो पहला प्रश्न आप देख रहे हो कि विद रेफरेंस टू सिलेक्टेड 50% पीपी लेटर, ये वो और जो भी फॉलो किया गया है। अब कोई खास तो क्वेश्चन में वो पूछ नहीं रहा, ऑप्शन से पता चलेगा। कहता पब्लिक एट लार्ज इज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट सच एन इशू। ये तो ऑप्शन वैसे गलत होगी, प्राइवेट प्लेसमेंट है तो पब्लिक हो ही नहीं सकता। देन अगले में क्या कह रहा है, रिलीज ऑफ पब्लिक एडवर्टीजमेंट इन लोकल न्यूज पेपर ब्ला ब्ला इज सफिशिएंट। देखिए, आप ये भी जानते हो प्राइवेट प्लेसमेंट में हम कहते हैं कोई मीडिया का उपयोग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एजेंट का उपयोग नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन पे फिर कह रहा है इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एट लार्ज थ्रू एडवर्टीजमेंट इज ऑप्शनल। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन पे आओ। नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज अंडर पीपी शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट और मीडिया मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और व्हाट एजेंट। यही पढ़ते हो आप, पब्लिक को आप ऐसा कर नहीं सकते। तो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी बन जाती है। अगले पैरे में हम चलते हैं। कहता है एनसीएल को ऑथराइजेशन आर्टिकल्स के द्वारा वो क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है होल और एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग अनपेड कॉल्स। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, कॉल इन एडवांस के ऊपर, जिसके ऊपर बेसिकली हम सेक्शन 50 पढ़ते हैं। कहता है योगेश एक शेयर होल्डर है, उसने एडवांस में रुपया दे दिया है जो कि रिमेनिंग था, जबकि कंपनी ने कोई कॉल नहीं करी। तो सेक्शन 50 पे क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया, 51 पे आपको दिखेगा। तो कहता हुआ क्या, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया किस और ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर ये एडवांस लेने के बाद। और योगेश चाहता है कि वो क्या एक्सरसाइज करे, वोटिंग राइट एक्सरसाइज करे कॉल इन एडवांस। तो देखिए हम क्लियरली पढ़ते हैं, सेक्शन 50 में ही पढ़ते हैं
कि भैया कॉल इन एडवांस तो ले सकते हो, अगर कहाँ लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है, वो मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया था, अंडरलाइन कर दिया था। लेकिन सेक्शन 50 में ही हम पढ़ते हैं आपको कोई क्या नहीं मिलेंगे, वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन इस पे नहीं दिखेगा, क्वेश्चन हमें थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है इस पे, कहता है योगेश जो एक शेयर होल्डर है उसने जो एडवांस दिया है रिमेनिंग अमाउंट पे ऑन शेयर विदाउट एनी कॉल्स मेड, और कंपनी ने क्या डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो पहली ऑप्शन है, कहता है उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। बल्कि देखिए अब मैं पहले ना सेक्शन 51 कोट करूंगा, वो क्या कहता है कि डिविडेंड देगी कंपनी, अगर किसके ऊपर देगी, 51 यही कहता है डिविडेंड देगी कंपनी, एक कहां लिखा हो, आर्टिकल्स में, और किसके ऊपर लिखा, किसके ऊपर देगी, पेड अप कैपिटल। तो एडवांस पेड अप कैपिटल होगी। नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कॉल इन एडवांस के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, एज पर टेबल एफ रेगुलेशन 18 पढ़ते हो। लेकिन सेक्शन 51 में तो यही लिखा, राइट। और आईसीए की भी एग्जैक्टली यही इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन सितंबर 24 में आया था, तब भी उन्होंने कहा था यस हम दे सकते हैं अगर इंटरप्रिटेशन भी लेके चलें। तो इसलिए यहां लिखा है कि नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या कहा, मिलना चाहिए 51 के हिसाब से। और देन ये कहता है सेकंड ऑप्शन में भी यही लिख रहा है, लेकिन कहता है इफ ऑथराइज्ड बाय व्हाट, बोर्ड रेजोल्यूशन, जबकि मैंने क्या बताया, कहां ऑथराइज्ड हो, बाय आर्टिकल, तो बी भी गलत हो गया, ठीक है, ये दोनों ही गलत हो गए। तीसरे में कहता है प्रोपोर्शनेट मिलेगा इफ ऑथराइज्ड बाय ओआर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि चाहिए हमें क्या, इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, और प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा किसके ऊपर, यहां लिख दिया उन्होंने, कॉल इन एडवांस। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला पैरा पढ़ते हैं। कहता है ये एक अलग से कंपनी है, बीसीपीएल प्राइवेट कंपनी है, इसके पास 5% शेयर है एनसीएल के, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, फेब 2022 में एनसीएल ने कितने ले लिए, 70% ले लिए बीपीसीएल के, तो दोनों का रिश्ता हो गया, होल्डिंग है सब्सिडरी का, क्लियर। तो इसके ऊपर आपको नेचुरल है क्वेश्चन नजर आ जाएगा, ये सेकेंड ही रहा। कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनसीएल अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, नेराड कौन था, सीएस था, द इम्प्लीकेशन ऑफ 5% होल्डिंग। तो हम सेक्शन 19 में ही पढ़ के आते हैं कि सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर तो नहीं ले सकती, लेकिन सब्सिडरी बनने से पहले जो शेयर थे रख सकती है, उस पर वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। तो पहली ऑप्शन आपके सामने है, कहता है बीपीसीएल क्या करे, इन शेयरों को सरेंडर करे। नहीं साहब, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है सेक्शन 19 में। अगला, बीपीसीएल ये शेयर क्या करे, बेच दे, ऐसा भी नहीं लिखा, गलत हो गया। और अगला क्या कह रहा है, ये फिर से बेचने की बात कर रहा है, अलग हो गया। चौथी ऑप्शन आपके सामने है, मे कंटिन्यू टू होल्ड 5%, आप रख सकते हैं। ऑब्वियसली कौन कहता है, सेक्शन नंबर 90, राइट बेटा। सो केस सिनारियो फेमा एक्ट के ऊपर, और ये हमारा प्रश्न आया है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर। और वहां आप जानते हो करंट अकाउंट में आप 3 शेड्यूल पढ़ते हो। शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड होता है, सेकंड में आपको सीजी का अप्रूवल चाहिए होता है, थर्ड में आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। तो देखिए ये कंपनी है एचबीएल, देहरादून बेस्ड पब्लिक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व है, काफी ये हाई एंड फ्लैट विलास वगैरह बनाती है यूके उत्तराखंड में। और कंपनी ने कुछ जमीन ले ली है, मसूरी में ले ली है, और वहां पे भी वो कुछ बिल्डिंग बनाना चाहती है। बिल्डर्स ने टाई अप किया है किसके साथ, एक यूएस बेस्ड कमीशन एजेंट मिस्टर कूपर के साथ, कि इस प्रॉपर्टी को अपन एडवर्टाइज करेंगे ताकि हमारे नॉन रेजिडेंट इसको खरीद सकें। मिस्टर कूपर ने सक्सेसफुली एक डील साइन करवा ली है एनआरआई बेस्ड एलए में, और वो एक विला कितने का खरीद रहा है, 6 लाख यूएसडी का खरीद रहा है। और इसके लिए मिस्टर कूपर को क्या मिल जाएगा, सूटेबल कमीशन मिल जाएगा। देखिए ये ऑब्वियसली पास्ट क्वेश्चन जनवरी 2025 में, मैं बता दूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसी के ऊपर क्या आया था, एक क्वेश्चन। तो नेचुरल है इस पैरे में क्वेश्चन बनेगा, तो आप यहां पे पक्का कोई क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए क्या बात कर रहा है, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ एमआर डिसाइड मैक्सिमम अपन कितना कमीशन दे सकते हैं कूपर को। लेकिन साथ में इस क्वेश्चन के साथ उसने एक चीज और पूछ ली, किसके ऊपर, कंसल्टेंसी चार्जेस। तो मैं बता दूं, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं, पैरा पढ़ लिया फिर अटक गए, तो आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा हाउ वी मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो कंसल्टेंसी की बात आ गई। आप सेकंड पैरे में देखो, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, राइट। बिकॉज पेपर में क्या होता है, इतना प्रेशर होता है, और हमें क्या मैनेज करना होता है, टाइम मैनेजमेंट। दैट इज द बिगेस्ट थिंग वी हैव टू हैंडल। तो देखिए कहता है बहुत सारी लैंडस्लाइड्स, क्योंकि पहाड़ों में ये है,
हो रही है और मानसून में तो बहुत ही गड़बड़ है, इसलिए सोचा गया कि क्या ली जाए, एक्सपर्ट कंसल्टेंसी ली जाए, किससे रिलेटेड, किस तरह से जमीन को क्या करना है, शेप करना है, क्योर करना है, किस तरह से हम वहां पे रोड बिजली के बना सकें। तो इसके लिए एक एक्यूरेट कंसल्टेंट्स लिमिटेड कहां की है, यूएस बेस्ड है, हमने उससे क्या ली है, कंसल्टेंसी ली है, राइट। इसलिए किसकी बात हो रही है, कंसल्टेंसी फीस। तो इसलिए जो प्रश्न अगर आप देखिएगा तो एक आ गया कमीशन की बात, तो हम कहां पढ़ते हैं, रूल नंबर 5 शेड्यूल नंबर 3 एफएमआ रूल्स 2000 में पढ़ते हैं, और कमीशन का हम ये पढ़ते हैं पर ट्रांजैक्शन मिल सकता है हायर ऑफ व्हाट, $25,000 और 5% इनवर्ड रेमिटेंस। तो वो बिला कितने का बेचा था, 6 लाख यूएसडी का बेचा था, उसका 5% लेंगे कितना आ गया, 30,000। तो दोनों में से हायर लेंगे 30,000, राइट। यहाँ ऑप्शन आप ए देख ही सकते हो, पहली दिख रही है 30,000, और 30,000 किस पे जा रही है, कमीशन पे। लेकिन साथ में सेकंड क्वेश्चन किसका था, ये एक्यूरेट वाला था, क्या देनी थी, कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी हम कहां पढ़ के आए थे, इसी में हम पढ़ के आए थे, और किसके लिए पढ़े थे कि अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, वो जो 4 आइटम में पढ़ी थी हमने, उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड पढ़ा था कि आप कंसल्टेंसी कितना दे सकते हो, 10 मिलियन यूएसडी पर प्रोजेक्ट। कुछ याद आ गया, 10 मिलियन आप दे सकते हो। और 10 मिलियन को उसने यहाँ यूएसडी तो लिखा है, लेकिन क्या लिख दिया, 1 करोड़, इतना तो पता ही है आपको, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो पहले कमीशन की बात हुई है, फिर किसकी बात हुई, चार्जेस की, तो ये ऑप्शन बन गई सही। और इसी तरह से देखिए बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो वो सूट ही नहीं होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो तुरंत क्या हो जाते हैं, अटेम्प्ट हो जाते हैं, राइट। अगले पैरे पे चलते हैं। तो होता क्या है, ये जो कंपनी है लेटली इसने एक धंधा और स्टार्ट कर लिया, ये कुछ एक्सपोर्ट करने लग पड़े। तो होता क्या है, कुछ सेल ऑर्डर आ गया, कहां से आ गया, इटली से आ गया। कुछ मशीनें क्या करनी थी, शिप करवानी थी उसकी। तो हुआ क्या, कंटेनर इटालियन पोर्ट पे पहुंच गए, लेकिन वहां डिटेंशन चार्जेस लगे, और कितने लगे, अबव द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजी ऑफ शिपिंग। तो यहां आप समझ गए, ये सीजी वाले अप्रूवल पे क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, राइट। तो हम फेमा में देखिए इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ भी गया कि रिलीजिंग द कंटेनर, उसके लिए क्या करना होगा। तो हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में पढ़ते हैं, ऑब्वियसली रूल नंबर 4 शेड्यूल 2 में पढ़ते हैं कि आपको सीजी की अप्रूवल लेनी होती है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ के आते हैं, मिनिस्ट्रीज की लिस्ट भी, राइट। तो वहां हम क्या पढ़ते होते हैं, क्योंकि ये बाहर माल जा रहा है तो मिनिस्ट्री कौन सी आती है, सरफेस ट्रांसपोर्ट, और डीजी शिपिंग से आपको लेना पड़ता है। अगर चार्जेस कितने देने पड़ रहे हैं, इन एक्सेस ऑफ द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजी ऑफ शिपिंग। तो सीधा क्वेश्चन था, और पहली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, सीधा सीधा ही लिखा हुआ। बाकी ऑप्शन में आप देखिएगा तो देखिए मिनिस्ट्री कौन सी लिख दी है, फाइनेंस, ये वो, ये तो आएगी नहीं। यहां पे भी क्या आ गया, ये भी नहीं आ सकती। फिर क्या आ गया, आपको ऑप्शन लेनी नहीं है, भैया गलत है ऑप्शन, तो आपको परमिशन, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूं, परमिशन तो आपको लेनी पड़ेगी। देयर आफ्टर आखिरी पैरा, कंपनी कहता है ऋषिकेश में क्या बना रही है, फार्म हाउसेस बना रही है, जमीन वगैरह ले ली गई है, और काफी इसके लिए पैसा चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट निकाला गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और कहां निकाला गया, वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में। तो हुआ क्या, एक मिस्टर टॉनी जी हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं, लेकिन कहां रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। वो इससे बड़े प्रभावित हुए, और वो फार्म हाउसेस में पैसा लगाना चाहते हैं, कितना, 2,60,000 यूएसडी। और उसमें कंडीशन क्या था, 50% क्या दिया जाएगा, तुरंत दिया जाएगा, और उसी के बाद ही उसको विला की क्या पकड़ा दी जाएंगी, चाबीज दे दी जाएंगी। तो देखिए हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फेमा में पढ़ के आते हैं, सेक्शन नंबर 6 में पढ़ते हैं। वहीं पे हम पढ़ते हैं प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, किसने लगाई है प्रोहिबिशन, आरबीआई ने लगाई। किसके ऊपर लगाई, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कि बाहर वाला आदमी भारत में पैसे नहीं लगा सकता, किसमें, रियल एस्टेट एंड फार्म हाउसेस में, राइट। फार्म हाउस सीधा सीधा था, उसके अंदर एक्सेप्शन भी आती है। तो इसलिए हम कहेंगे आप लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। तो यहां देखने वाली बात, मतलब क्वेश्चन बहुत ही क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंड इजी, राइट। क्योंकि पहली ऑप्शन में आप देखिए तो क्या कह रहा है, ही इज अलाउड, गलत हो गया। और यहां कह रहा है सिर्फ वो पैसा कितना लगा सकता है, 2.5 लाख, ये एलआरएस वाली तो बात ही नहीं है, ये भी गलत हो गया, राइट। डी ऑप्शन में जाते हो, कहता नहीं आप पैसा लगा ही नहीं सकते, बड़ा अच्छा है। लेकिन आगे क्या लिख दिया, बट ओनली आफ्टर पेइंग व्हाट, फुल टाइम वन पेमेंट। अरे आप लगा ही नहीं सकते, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इज दैट ओके। देखिए मैं आपको बता दूं, पेपर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या रहती है, केस सिनारियो आते हैं, जैसे अभी आपने देखा, देख लिए दो,
और बिना ये हेडिंग डाले क्या लिख दे, अगला क्वेश्चन डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर व्हाट 7 और 8। क्योंकि आप यहां देखिए 6 हो गए थे, 6 के बाद आप पेपर, अगर मैं पेपर भी आपको जो भी बच्चे ने पीडीएफ भेज रखी है उसका देख के भी दिखाऊं तो यहां क्या नहीं लिखा होगा। तो इसलिए पेपर करते समय इसलिए डिस्कशन जरूरी होती है, क्योंकि इससे पहले वाली जब आप केस सिनारियो पढ़ते हैं तो यहां क्या लिखा है, इस केस सिनारियो पे कौन से क्वेश्चन है, 4 से 6। तो इन चीजों को, ये छोटी छोटी बात, इसलिए हर तरह की टीचर की क्लास लगानी क्या होती है, जरूरी होती है, तभी तो सीखोगे। क्योंकि आप तो फ्लो में जा रहे हो। यहां तो मैंने ये फाइल ऑब्वियसली बना ली, लेकिन वहां तो क्या सीधा इसके साथ ही अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलता ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ था ही नहीं केस सिनारियो में। तो दिमाग लगाना होगा। वो लिख के नहीं देखा इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट। तो अगला जो पर्सन हमारा इंडिपेंडेंट है वो एलएलपी पे आ जाता है। क्योंकि क्या पूछा गया है, एक पार्टनर का मृत्यु हो गया लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहा इन द सेम एलएलपी नेम, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और द डिजीज पार्टनर जो मर गया है उसका नाम अगर इस्तेमाल करते हो। अगेन मैं कहूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेक्शन 29 पे था। उससे उसके घर वाले क्या नहीं होते, ना ही उसकी प्राइवेट एस्टेट क्या होती है, लाबल, क्योंकि मौत के बाद कोई और लाबल हो ही नहीं सकता, ना ही प्रॉपर्टी। तो सीधा था। अब पहली ऑप्शन में आप देखिए तो उसने क्या कहा है कि उसके घर वाले लाबल हो जाएंगे फॉर एनी एक्ट ऑफ एलएलपी डन आफ्टर हिज, घर वाले क्यों होंगे भाई। दूसरे में उसने घर वालों की बजाय बात किसकी कर ली, स्टेट की होगी कि डन आफ्टर हिज डेथ, हो ही नहीं सकता स्टेट। तीसरे में क्या कर लिया, एलआर और स्टेट फॉर एनी एक्ट ऑफ एलएलपी आफ्टर हिज डेथ, ये दोनों हो ही नहीं सकते। बेटर ऑप्शन कौन सा है, डी है। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन कहूंगा मैं जीसीए का, और जीसीए कराते समय मैं ही बोलता हूं, नॉर्मली हमें आदत होती है सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है, ऑब्वियसली शॉर्ट टाइटल होता है, कमेंसमेंट होता है, एक्सटेंट होता है। लेकिन जीसीए एक्ट के सेक्शन 1 में टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं था। हमने कहा था जहां जहां सेंट्रल एक्ट जाएंगे वहां वहां जीसीए जाएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या डाल दिया, जीसीए इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जे&के, तो बच्चा कहेगा यस, गलत। एक्सक्लूडिंग जे&के, गलत। और डी में क्या है, एक्सक्लूडिंग व्हाट, एनसीआर, ये तो वैसे नहीं हो सकता। बेटर ऑप्शन कौन सी थी, सी, that does not define any territorial extent clause. Is that okay? Yes. So the question again, this case scenario is on Companies Act, और मैंने सारे सेक्शन लिख के दिए हैं। 141 जहां पढ़ते हो ऑडिटर नहीं बन सकता, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पे पढ़ते हो, उस पे आया है। 140 उसकी रेजिग्नेशन पे आता है। मतलब मोटा मोटा कह लीजिए ये जो केस स्टडी है ये किसके ऊपर आई है, चैप्टर नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसी के साथ रेड विथ यूं कह लीजिए 2 का 45 जो गवर्नमेंट कंपनी की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर के साथ पढ़नी भी पड़ती है। पहला क्वेश्चन, जेके कंपनी है और ये लॉजिस्टिक में इन्वॉल्व है। 5 साल पहले 75% इसके शेयर्स किसने ले लिए थे, आरके ने। तो बात क्लियर होगी, ये इसका H4 होल्डिंग हो गया, ये सब्सिडरी होगी। और आरके का जो कहता है प्रेजेंस कहाँ है, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान में, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। समय के साथ कहता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस हो गया, तो कुछ गवर्नमेंट ने इन्हीं 3 स्टेट्स ने क्या ले लिया, शेयर्स ले लिए। किसके ले लिए, आरके के ले लिए, बोले तो होल्डिंग कंपनी के ले लिए। ध्यान दीजिए 3 सरकारों ने मिलकर लिए है। अगर आप तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 57% हो गया। और 50 इससे हमें क्या याद आ गया, 2 का 45 गवर्नमेंट कंपनी का बनती है जब 51% पीयूसी कोई भी सरकार का कॉम्बिनेशन मिलके ले ले। तो क्लियर हो गया, यहां पे आरके क्या हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया। लेकिन हम डेफिनेशन में ये पढ़ते हैं कि उसकी जो सब्सिडरी है वो भी तो क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज जेके भी बन जाएगी। और आप इसके ऊपर पहला पैरा पढ़ते ही देखिए, इसके ऊपर आपको प्रश्न नजर आ जाएगा। ये तीसरा प्रश्न इस पे कहता है शेयर होल्डिंग पैटर्न जेके और आरके का देखते बताओ करेक्ट आंसर, क्लासिफिकेशन इन दोनों कंपनियों का। कहता है आरके तो गवर्नमेंट होगी जबकि जेके नॉन गवर्नमेंट, गलत हो गया, राइट। आरके नॉन गवर्नमेंट, ये तो वैसे गलत। आरके एंड जेके बोथ आर नॉन गवर्नमेंट, ये भी गलत। आंसर क्या था, बोथ आर, ओके। नेक्स्ट पैरा कहता है 29 सितंबर को एजीएम होने के बाद मिस्टर रोहन किसका ऑडिटर है, जेके का। उसको हार्ट अटैक आ गया, रिजाइन मार गया।
बट अनफॉर्चुनेटली वो भूल गया टू इन्फॉर्म द कंसर्न अथॉरिटीज अबाउट हिज रेजिग्नेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जेके भी कौन है? सब्सिडरी के साथ गवर्नमेंट कंपनी। कहता इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि रोहन का रेम्यूनरेशन जो ऑडिटर है कितना है? 5 लाख रुपए। तो देखिए इसके ऊपर ये प्रश्न है, कहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्ट, थोड़ा सा सॉरी ये वाला क्वेश्चन आएगा, रोहन वाला ये था। टू हुम शुड हैव मिस्टर रोहन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज रेजिग्नेशन? व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस? तो क्वेश्चन किस पे आ गया? पेनल्टी पे भी आ गया, राइट? तो देखिए ऐसा है कि आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हैं, तो 140 का 2 डील करता है उस पर। तो आपको बताना होता है एक तो किसको? कंपनी को। नंबर 2 किसको बताना होता है? रजिस्ट्रार को, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। तो तीसरा किसको बताना होता है? सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। पेनल्टी उसने पूरी नहीं पूछी, लेकिन हम जानते हैं कि जो पेनल्टी लगती है वो 50,000 से ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि 50,000 और रेम्यूनरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था? रेम्यूनरेशन विच एवर इज अर्लियर। तो इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया? ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज लायबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50,000, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखिएगा तो यहां देखिए 5 लाख लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? और ये यहां कह रहा है सिर्फ किसको बताना था? रजिस्ट्रार को, ये भी नहीं हो सकता, 3 लोगों को बताना होगा। और अगले में तीसरे में भी देखो पेनल्टी कितनी बता रहा है? 5 लाख। तो द बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। इस आप पेपर से एक चीज और सीखी, क्योंकि पेपर में आया क्वेश्चन, उन्होंने क्या किया, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं पहले पैरे के ऊपर कौन सा क्वेश्चन डाला? तीसरा डाला। दैट मीन्स आपके ऊपर कितना वो क्या डाल रहे हैं? स्ट्रेस, कि बच्चा पहला पैरा पढ़ के क्वेश्चन पहला ढूंढे। कितना बेटा, हम तेरे को पूरा जलील करेंगे। क्लियर? तो हमें केपेबल होना पड़ेगा भाई, क्योंकि पूरा आप केस स्टडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आधी चीजें तो क्या हो जाती है? निकल ही जाती हैं। तीसरा पैरा कहता है कंपनी ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये रिजाइन कर गया था रोहन, इन्होंने अपॉइंट कर लिया एक एजी एसोसिएट्स को आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज। मिस्टर अविनाश आ गया, पहले कौन था? रोहन था, ठीक है। मिस्टर अविनाश एक पार्टनर है ऑडिट फर्म का, लेकिन उसने पैसा बोरो किया हुआ 3.5 लाख। किससे से? आरके। आरके कौन है? उसकी होल्डिंग है, एंड उसने इतना पैसा और देना है, ड्यूज है उसने, क्योंकि उसने भी क्या ली थी? लॉजिस्टिक। अगर आप दोनों को ऐड करो तो जो अमाउंट बन गया वो बन गया 4.99 लाख की आपकी बोरिंग है। किसकी तरफ है? होल्डिंग कंपनी की तरफ है। कहता और ये पैसा अभी तक आपने क्या नहीं किया? पे नहीं किया। तो कहना क्या चाहते हो? क्वेश्चन आगे डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर 141 का सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी का सब क्लोज नंबर 2 कहता है आप ऑडिटर नहीं बन पाएंगे अगर आप इनडेप्टेड हो 5 कंपनियों की तरफ। एक क्या हो गया? चाहे कंपनी को पैसा देना है, चाहे सब्सिडरी को। यहां हमारा क्या लग गया था? होल्डिंग लग गया था। चाहे किसको देना है? एसोसिएट को, या किसको देना है? को सब्सिडरी को। लेकिन लिमिट है अमाउंट की इन एक्सेस ऑफ व्हाट? 5 लाख। हमारा अमाउंट कितना था? 4.99 लाख। तो आप यहां पे ऑडिटर बन, क्योंकि इनडेप्टनेस विद इन क्या आ गया? लिमिट आ गया। सेकेंड ऑप्शन में देखो 1 लाख, ये तो गलत हो गया, और ये साइन नहीं करा, साइन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये कहता है ये कौन सा? J&K की है, क्योंकि J&K नहीं, 5 में से कोई भी कंपनी हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर है? चैप्टर 9 के सेक्शन 137 पे है, जहां हम एफएस की फाइलिंग करते हैं, रजिस्ट्रार के पास करते हैं, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो इंटरप्रिटेशन का इश्यू आएगा, और वही आईसीआई ने इस पेपर में किया। जैसे कहते हैं चुन चुन के आईसीआई ने सर्जिकल क्या करी, इस क्वेश्चन में स्ट्राइक करी। कहता है नोटिस भेजा गया एजीएम, और वैसे भी हम यही पढ़ते हैं कि आपने फाइल करनी होती है एफएस की विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट? एजीएम। तो देखिए नोटिस भेजा गया 3 अगस्त को, राइट? कहता है नोटिस स्पेसिफाइड एजीएम होनी है 5 सितंबर को। तो क्वेश्चन में सेक्शन 101 नोटिस पे नहीं है कि वो 21 दिन वाला आप लेके चलो, दिन तो प्रॉपर हो रहे हैं। तो दरअसल एजीएम होनी है 5 सितंबर को। हुआ क्या? कॉरम नहीं था।
अब कॉरम नहीं था तो एजीएम नहीं हो सकती, क्या होगी, अर्जन होगी अगले हफ्ते, कहां, 12 सितंबर को। तो क्वेश्चन की ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, यहां एजीएम, यहां एजीएम, और क्योंकि 5 को तो एजीएम हुई नहीं है। कहता इस 12 तारीख वाले में क्या हुआ, एफएस क्या नहीं हुए, अडॉप्ट ही नहीं हुए, राइट, नहीं हुए। तो सिंस द एफएस कुड नॉट बी अडॉप्टेड, डायरेक्टर्स ने क्या नहीं करी, फाइलिंग नहीं करी एफएस की विद द रजिस्ट्रार कि अभी एफएस अडॉप्ट हुए नहीं। होता क्या है, 2 दिसंबर को किसको क्या बुलाई गई, ईजीएम। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम तो सेक्शन 137 में पढ़ते भी वर्ड क्या है, ईजीएम, यहां तो क्या दिख रहा है, ईजीएम। इसलिए क्वेश्चन देखिए काफी इंटरप्रिटेशन बेस्ड था, राइट। तो मैं अपनी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से आपसे क्या करने जा रहा हूं, डिस्कस। नो डाउट अल्टीमेटली हमें आईसीआई की इंटरप्रिटेशन या उसके आंसर देखने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी ऑनेस्टी के साथ मैं यह बता रहा हूं। कहता सिंस सीएस जो है यहां पे ईजीएम में अडॉप्ट भी होंगे, राइट। सीएस कंपनी का जो था वो बिजनेस टूर पे था और इंडिया में नहीं है इस डेट से लेके 10 दिसंबर से 2 जनवरी तक। इसलिए कहता है एफएस की हमने फाइलिंग की रजिस्ट्रार के पास का 3 जनवरी, जो कि हम पढ़ते हैं कितने दिन में करनी होती है, 30 दिन में। तो मतलब आप जो क्वेश्चन देखिएगा वो आपको इन 3 डेट्स के ऊपर क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बनाए तो और भी जा सकते थे, राइट। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता क्या होगा कोर्स ऑफ एक्शन अगर कंपनी should take for filing with the registrar with respect to EGM held on 2 दिसंबर 2024, राइट। उसकी बात करिए। एक चीज मैं और थोड़ा बता दूं, कई बार बच्चे हमारे इतने मासूम होते हैं कि पेपर में एमसीक्यू की हम चीटिंग कर लेंगे, वो फंस हो गया। क्योंकि आईसीआई क्या करता है, उस एमसीक्यू वाले के क्या बनाता है, सेट बनाता है, और फिर आप कहोगे कि हम तो उसका देख लेंगे उसका क्वेश्चन कौन सा है। अरे भाई साहब उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन चाहे सेम रख देगा लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है मे बी ये नंबर क्या डाल देगा, नेक्स्ट डाल देगा। सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा आईसीआई, ये जो ऑप्शंस देख रहे हो इसको भी शफल अप किया हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आप ये मत सोचना आपको पेपर में नकल से कोई क्या आने वाली है, हेल्प आने वाली है, उसकी संभावना है बहुत। और इस चक्कर में एक आधा जो ठीक करना था पता चले वो भी क्या। सो प्लीज टेक गुड केयर। तो ध्यान देखिए क्या कहता है, XYZ लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं सीधा ऑप्शन पे जा रहा हूं, पहले जो मेन आंसर, नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार द फैक्ट दैट द एफएस वर नॉट अडॉप्टेड इन द अडजर्न्ड एजीएम। क्योंकि हमें ये तो बताना नहीं होता कि हमने अडॉप्ट नहीं की है, राइट। हमें तो क्या है उसके पास फाइलिंग करनी है, अडॉप्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। बट द अडॉप्टेड एफएस इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार कितने दिन में, 30 दिन में, फ्रॉम व्हाट, 2 दिसंबर। तो हम उसे क्या मान के चलेंगे कि आपने एफएस की फाइलिंग कर दी, और इससे पहले कोई क्या थी जो अनअडॉप्टेड, जो एजीएम में अडॉप्ट नहीं हुई, इफ एनी, उसको हम क्या मान के चलते हैं, प्रोविजनल मान के चलते हैं। ये हम 137 में पढ़ते हैं। अब ये ऑप्शन क्यों बेटर होनी चाहिए, अब आते हैं अपन ए ऑप्शन पे। देखिए यहां क्या लिख गया, कहता आपको बताना होगा रजिस्ट्रार को कि हमने क्या नहीं करी, अडॉप्ट। तो इसलिए यहां क्वेश्चन क्या हो गया, ये ऑप्शन निकल गई बाहर। अब सी ऑप्शन में अगर हम चलते हैं तो बिल्कुल आपको बी वाली दिखेगी, जस्ट जो मैंने हाईलाइट किया उसी को आप देखिए। कहता प्रीवियसली फाइल्ड अनअडॉप्टेड एफएस इफ एनी विल बी रिटर्न बैक, ऐसा कोई रिटर्न वाला आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए ये चला गया। अगली भी आप ऑप्शन में देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि लगभग सारा का सारा आंसर क्या जा रहा है, सारा का सारा यहां तक सेम जा रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, प्रीवियसली फाइल्ड अनअडॉप्टेड एफएस इफ एनी विल बी कंसीडर्ड एज इफ नो एफएस वर फाइल्ड अर्लियर। तो भाई फाइलिंग तो की गई है, चाहे वो क्या की गई है, अनअडॉप्टेड की गई है। तो ये चीज भी हम इस तरह से नहीं पढ़ते। तो बेटर ऑप्शन क्या निकल के आती है, बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया जी। कहता बताइए अगर हम क्या नहीं कर पाए, एजीएम नहीं कर पाए, टिल कब तक, 2 दिसंबर, यही हमने देखा था। and the meeting held on that date was the AGM. What will be the obligation of the company with regard to filing of the FS with the registrar before conducting the said meeting? देखिए अगर हम AGM क्या कहता है क्वेश्चन में, हम नहीं कर पाए,
तो हम ये पढ़ते होते हैं कि अगर एजीएम नहीं होती, स्टिल आपको क्या करनी होती है, फाइलिंग करनी होती है, लेकिन आपको साथ में क्या फाइल करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रीजन। फैक्ट है हमने एजीएम नहीं करी, राइट, साथ में कारण कि आपने एजीएम क्यों नहीं करी, और वही कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, राइट, जिस दिन आपकी क्या हो जानी चाहिए थी, एजीएम। तो परफेक्ट आप यही लॉ में पढ़ के आए तो यही ऑप्शन बनती है। अब बाकी ऑप्शन को हम देखें, कहता अगर एजीएम नहीं हुई, वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एफएस, भाई ऐसा नहीं है क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजंस एफएस के साथ करना पड़ता है। देन अगर नहीं हुई, वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एफएस बट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग शुड हैव बीन फाइल्ड विद इन 30 days। तो कह रहे यहां इसमें और डी ऑप्शन में क्या फर्क आ गया, कहता आपको क्या फाइल नहीं करना पड़ेगा, एफएस फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो हम तो यही कहते हैं कि आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी अलोंग विद व्हाट, अगर आपने एजीएम नहीं करी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजंस क्यों नहीं करी। देन कहता अगर एजीएम नहीं होती, XYZ लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू फाइल द एफएस ओनली विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द लास्ट डेट बिफोर एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। तो यहां पे गलत क्या हो गया, सिर्फ एफएस की बात कर रहा है, किसकी बात नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजंस। आप देख रहे हो एक के सिनारियो, एक सेशन के ऊपर, और सारे आंसर लगभग से क्या, क्वेश्चन क्या सेम, या इसलिए आदमी अटकता है। अगला और भी बढ़िया क्वेश्चन है, कहता क्या होगा कोर्स ऑफ एक्शन शुड टेक फॉर फाइलिंग एफएस विद द रजिस्ट्रार विद रिस्पेक्ट टू एजीएम विच कुड नॉट बी हेल्ड ऑन 5 सितंबर। हमने क्वेश्चन में देखा था 5 सितंबर को नहीं हुई, 12 को क्या हो गई थी, अर्जन हो गई थी। तो कहता क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना पड़ेगा। देखिए, देर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार द फैक्ट कि एजीएम क्या नहीं हुई ड्यू टू वांट ऑफ क्वारम। तो हमें ऐसा कुछ 137 में नहीं पढ़ते हैं कि हमें यह बताना पड़ेगा। ऑल्सो अनअडॉप्टेड एफएस विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन दिस सिचुएशन। क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं हुई ड्यू टू क्वारम, तो ये भी आपको ऐसे क्या नहीं करने की जरूरत, फाइलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अर्जन एजीएम में अगर अडॉप्ट नहीं होती फिर क्या कर दोगे आप, उसमें फाइलिंग कर दोगे, राइट। और मैं मोटा मोटा बता दूं, चाहे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जब तक आप अपने नोट्स को सामने लेके बैठ के इसको नहीं करोगे तब तक भी ये चीज अच्छे से आपको टिकेगी नहीं। मैं तो एक कह लीजिए मैक्रो लेवल पे ही बता रहा हूं। अब पहली ऑप्शन में आप जाते हैं तो उसने क्या लिखा, XYZ Limited should inform the registrar the fact that the AGM could not be, कहता बताना पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या होगी, गलत होगी। अगले में भी क्या कह रहा है, बताना पड़ेगा, तो भी क्या होगी, गलत होगी। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है that the AGM could not be held but the unadopted FS will be required to be, क्योंकि हम लॉ में क्या पढ़ते हैं कि भाई बस दोनों ऑप्शन में आपका चेंज क्या निकल के आया, उस चेंज को यहां देखिए। क्योंकि ये क्या कह रहा है इस ऑप्शन में सी में कि आपको एजीएम उस दिन नहीं भी हुई तब भी आपको 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, 5 सितंबर। और वही वहां से स्टार्ट नहीं होंगे क्योंकि आपकी अर्जन हो गई है, तो उससे आप फाइलिंग करेंगे। अब इस केस सिनारियो में एक इंटरेस्टिंग चीज और नजर आई, क्वेश्चन 3 नहीं थे, 4 थे, मतलब टफ क्वेश्चन डाला तो क्वेश्चन भी क्या डाल दिए। तो मैं ये कहूंगा यहां पे ये 8 नंबर और शायद में भी एक जीसीए वाला बच्चे को क्या लगे टफ, तो ये तो पक्का क्या था, टफेस्ट पार्ट था। कहता क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, यहां पे बात किसकी आ गई, अर्जन एजीएम कौन सी डेट की आ गई, 12 सितंबर की आ गई। तो हमने यही पढ़ा था पहली बात, देर इज नो ऑब्लिगेशन कि इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार द फैक्ट दैट द एजीएम वाज हेल्ड ऑन 12 सितंबर बट द अनअडॉप्टेड एफएस, लेकिन हम यही पढ़ के आते हैं अडॉप्ट नहीं भी किया है तो आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी 30 दिन के भीतर, और उसे रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड में क्या बनाएगा, प्रोविजनल बनाएगा। ये एग्जैक्टली हम ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन अब बाकी ऑप्शंस पे आए तो उसने क्या कहा कि आपको एफएस विल नॉट रिक्वायर टू बी फाइल्ड, गलत हो गया। देन क्या कहता है, XYZ लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म कि नहीं हुई क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं हुए, और नहीं आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, फाइलिंग तो आपको करनी पड़ेगी।
अब सिर्फ ऑप्शन सी एंड डी इंटरेस्टिंग थी, जहां पे आपको नैरो डाउन करना पड़ता है कौन सी बेटर है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया कौन सा वर्ड, प्रोविजनल। सेम ये ऑप्शन जा रही है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, विच विल बी कंसिडर्ड बाय द रजिस्ट्रार एज एफएस, और हम क्लियरली पढ़ते हैं रजिस्ट्रार उसको अपने रिकॉर्ड में क्या बनाता है, प्रोविजनल, क्योंकि आपकी एफएस क्या नहीं हुई है, अडॉप्ट नहीं हुई। इज दैट ओके? थैंक यू।